नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 17 जुलाई 2020 है, दिन है फ्राइडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। द ओनली प्लेस सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज इन द डिक्शनरी। रियल वर्ल्ड में आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद शायद शायद आपको सफलता मिले। सफलता मिले ना मिले दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी नॉलेज बूस्टअप होगी और ये जो एक्सपीरियंस, ये जो नॉलेज है वो आपको किसी ना किसी रोल में कहीं ना कहीं डेफिनेटली काम आएगी। तो डिक्शनरी के अलावा दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सक्सेस पहले आए और वर्क बाद में। पहले काम करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। और ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो हिट द नोटिफिकेशन बेल। अगर ये दोनों चीज़ें कर ली हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी स्टडी IQ के बारे में बताइए। आस्क देम टू सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू ट्राई। आज डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, बेड्स डोंट ट्रीट पेशेंट्स, डॉक्टर्स डू। जो बेड्स हैं ये पेशेंट्स को, जो बीमार व्यक्ति हैं, खास यहाँ पर हम बात करें कोरोना वायरस कोविड-19 की, कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट्स की सेवा जो है वो बेड्स नहीं करते हैं। बेड्स तो एक प्रकार के टूल हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो इनकी सेवा करते हैं, डॉक्टर्स इनको ठीक करते हैं। और हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है। कोविड-19 की फाइट के लिए जो वॉरियर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं। तो क्या हम एडिशनल डॉक्टर्स को शॉर्ट टर्म में ऐड कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। द लास्ट वॉइस ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी। इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी। आज द हिंदू में एक और आर्टिकल है जिसको हम एनालाइज करेंगे। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, ये जो दिव्यांग हैं, जिनको आम भाषा में डिसेबल कहा जाता है या फिर स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, मैं यहाँ पर इनको दिव्यांग कहूँगा। तो दिव्यांगों के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन था और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडिशन किया है, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में आसाम में जो फ्लड है उसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स भी आज हमारे टेबल के ऊपर हैं। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट्स हैं उनका कहना ये है कि 2021 तक, ये जो 2020 है ये ख़त्म होगा और 2021 की शुरुआत होगी, तब तक हमारे देश में मिलियंस ऑफ कोविड-19, मिलियन यानी कि 10 लाख। तो मिलियंस का मतलब क्या है यहाँ पर? 20 लाख, 30 लाख, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक आंकड़ा है कि मीन्स एक अनुमान है, नॉट आंकड़ा, एक अनुमान है कि मिलियंस। तो मेरा मानना है कि शायद 2-3 मिलियंस जितने हो सकते हैं इन्फेक्टेड पेशेंट्स। क्योंकि आज का अगर आंकड़ा देखें आप तो 9 लाख तक तो हम पहुंच गए हैं, उसके आसपास कहीं पर हैं। इसमें से एक्टिव पेशेंट्स कुछ 3 लाख हैं और 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों की रिकवरी हो गई है। एक ऐसा वक्त था जब इस कोविड-19 की शुरुआत हुई, कोरोना वायरस स्प्रेड होने लगा, तो उस टाइम पर हमारे देश में ग्लव्स, फिर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, PPE किट्स, वेंटिलेटर्स, तो ये सारी चीज़ों की ज़बरदस्त शॉर्टेज थे। लेकिन आज हमारा देश ये सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने लगा है। आपको याद होगा कि एक वक्त था जब सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारे देश, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो सैनिटाइजर्स, टॉयलेट रोल और ये सारी चीज़ों के लिए झगड़ा भी लोग करते थे क्योंकि अवेलेबल ही नहीं थे। आज सारा स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन ने प्रिपरेशन का डेफिनेटली एक वक्त दिया है और कहीं ना कहीं इसी प्रिपरेशन की वजह से हमें बेड्स ऐड करने का भी एक मौका मिला, एक वक्त मिला। आपको पता है कि रेलवे के भी बहुत सारे जो कोचेस हैं, कुछ 20,000 बेड्स क्रिएट करने का भारत सरकार ने एक टारगेट रखा था और इसमें से बहुत सारे बेड्स जो हैं वो हमने बना भी लिए हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सम 10,000 से भी ज़्यादा बेड्स जो हैं वो हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। एनीवे, ये सारे आंकड़े जो हैं वो याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं वो सही हैं, भले ही वो गलत भी क्यों ना हो, हम चाहते हैं कि इनका ये जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाए, कोरोना वायरस जो है वो कंट्रोल में आ जाए, लेकिन हमें अपने आप को सबसे वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार करना होगा और लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। कि सबसे वर्स्ट कंडीशन, अगर हमें 1 लाख और बेड
अरेंज करने हैं तो लेट्स डू इट। इसका खर्च हो जाए तो भले हो जाए, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाना जो है ये हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। और आज के टाइम में अनलॉक का जो फेज चल रहा है हमारे देश में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ वो ये है कि रूरल इंडिया को हमें बचाना होगा। देखिए, हमारे सिटी एरिया में तो हॉस्पिटल्स और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आज भी अगर आप गांव में ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे कि मीन्स गांव में कोई ऐसे मीन्स हर एक गांव की पॉपुलेशन लेट्स से 1000 के आसपास होगी, तो वहाँ पर एक डॉक्टर भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और जो भी आते हैं वो भी ऐसे कोई ख़ास नहीं होते। और कोविड-19 की तो फिर ट्रीटमेंट ही कुछ अलग होती है। तो रूरल इंडिया को हमें एक प्रकार से शील्ड करना होगा, इसके एक दीवार क्रिएट करनी होगी कि रूरल इंडिया तक ये जो कोविड-19 है वो स्प्रेड ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर एल्डरली लोग भी रूरल इंडिया में ही रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 के शिकार हुए हैं एज़ पर द फिगर्स इज़ एल्डरली पीपल। पहला जो राउंड था कोविड-19 के साथ जो युद्ध किया हमारे देश ने, तो उसमें हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आज जब मैं यहाँ पर डॉक्टर्स को, ऑफ कोर्स कुछ स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के बारे में हम आंकड़ों के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम युद्ध की बात करें कोविड-19 के खिलाफ, तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसमें हॉस्पिटल के क्लीनर्स हैं, राइट, मेंटेनेंस स्टाफ है, तो ये सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये एक पूरी इकोसिस्टम है, तो वी हैव टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स एज वेल। नाउ द थिंग इज कि ये जो फर्स्ट राउंड है तो डॉक्टर्स एंड नर्सेस ने काफ़ी एक अच्छी फाइट की, और दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और फर्स्ट राउंड में हमें एक सफलता भी मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारे देश में बेड्स की कमी नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि बेड्स की कमी की वजह से लोग जो हैं वो मर रहे हैं। देखिए, कुछ जगहों पर बेड्स की कमी भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बेड्स की शॉर्टेज है। मेन प्रॉब्लम हियर, और ये जो आर्टिकल है वो मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि शायद आज तक किसी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं की कि द मेन प्रॉब्लम इज़ कि अगर ये युद्ध जो है वो धीरे धीरे हमारे हाथ से मीन्स चला जाएगा, ये जीत जो है इस युद्ध की वो शायद हमारे हाथ से स्लिप हो जाए, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस जो हैं वो अब थक चुके हैं, दे आर बर्नड आउट। उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, इसके साथ साथ रेस्ट भी मिलना चाहिए। एक व्यक्ति जो है 2-3-4 महीने तक आप अगर कंटिन्यूसली उनको 24/7 ड्यूटी पे हैं तो उनकी हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उनकी फैमिली लाइफ के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। और कंटिन्यूस एक स्ट्रेस है भय है कि भाई कोरोना वायरस जो है वो आपको इन्फेक्ट हो सकता है। हु कैन टेक केयर ऑफ सिक कोविड पेशेंट्स? द आइडियल डॉक्टर टू डू सो इन द ICU इज़ एन MBBS डॉक्टर। एक MBBS डॉक्टर जिसके पास लगभग 2 साल का अनुभव है क्रिटिकल केयर यूनिट का, तो ये एक आइडियल व्यक्ति हैं, ये एक आइडियल डॉक्टर हैं जो ICU में एक कोविड-19 पेशेंट की देखभाल कर सकें। हमें कैसे डॉक्टर्स चाहिए? फ्रंट पर जो 50 ईयर्स से कम की एज के हों, ताकि वो कोविड-19 से ज़्यादा प्रभावित ना हों, और फिट होने चाहिए, राइट, हेल्थी डॉक्टर्स और यंग डॉक्टर्स आप कह सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स की फौज जो हैं वो हमें चाहिए टू फाइट कोविड-19। They should have the skill to insert monitoring lines into blood vessels and maintain vitals. तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो उनको डॉक्टर्स जो हैं उनको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ट्यूब को इंसर्ट करना लंग्स में, और ये बहुत ही एक एक्सट्रीमली स्किल्ड जॉब है। इसमें एक छोटी सी गलती जो है वो पेशेंट की जान ले सकती है, या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस प्रकार के स्किल्ड डॉक्टर्स हमें चाहिए। अब ऑल ऑफ द सडन अगर हमें डॉक्टर्स ऐड करने हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। मीन्स क्या आप 1-2 दिन में, 1-2 महीनों में तो कोई डॉक्टर को ट्रेन नहीं कर सकते? तो क्या इसका कोई इलाज है? यस, डेफिनेटली इसका एक इलाज है। इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि 1000 प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जिसमें ऑन एन एवरेज हर एक हॉस्पिटल में अगर 200 जितने बेड्स हैं, तो ये 1000 प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए रफली 50 से लेकर 75,000 जितने यंग MBBS डॉक्टर्स, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, राइट, ICU, सर्जिकल ICU, कोरोनरी केयर यूनिट, एक्सीडेंट और इमरजेंसी रूम्स, इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसमें वो एक अनुभवित व्यक्ति हो, ऐसे हमें चाहिए। एक 200 बेड वाली कोविड-19 हॉस्पिटल के लिए हमें चाहिए समवेयर अराउंड 50 to 75 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 500 जितनी नर्सेस चाहिए जो 6 आवर्स की जो शिफ्ट हैं वो कवर कर सके, ताकि सिकनेस लीव, वीकली ऑफ, ये सारी चीज़ें भी उनको मिलती रहे। और इसमें से
भगवान ना करे लेकिन कुछ लोगों को अगर कोविड-19 हो जाता है तो भी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई इतनी खास इम्पैक्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ों को प्लान करते हुए हमें इतने लोग चाहिए एक हॉस्पिटल में, 200 बेड वाली एक कोविड हॉस्पिटल में 50 to 75 डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 500 नर्सेस एक्सेट्रा, ये सारा और दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। तो प्रश्न ये है कि 50,000 जितने यंग डॉक्टर्स को, ट्रेंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हम कहाँ से लाएं? जनरली एक आईसीयू जो होता है उसमें 20% जितने डॉक्टर्स क्रिटिकल केयर यूनिट और एनेस्थीसिया और इमरजेंसी रूम के लिए ट्रेंड होते हैं। बाकी के जो 80% है तो उनको उनकी नॉलेज होती है डेटा को इंटरप्रेट करने की, जैसे कि कार्डियक मॉनिटर हैं, बायोकेमिकल हैं, हेमाटोलॉजी रिजल्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो 20-80 का ये कॉम्बिनेशन जो है वो काम कर सकता है। अब ज़्यादा डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लाना है तो देखिए हमारे देश में कुछ 25,000 जितने यंग मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने अपनी 3 साल की जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म कर ली है ना। व्हाट दे आर डूइंग, अब वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर देयर फाइनल DNB, MD, MS एग्ज़ाम्स की वेट कर रहे हैं। इनके पास 3 साल का अनुभव है। करंटली ये लोग जो हैं ये जॉबलेस भी हैं, इनके पास जॉब नहीं है। तो डॉक्टर मनोज गुप्ता जो एम्बेसडर ऑफ DNB डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं, उनका कहना ये है कि ये डॉक्टर्स जो हैं, अगर आप उनको ये जो 25,000 यंग मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जिनके पास 3 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हो, अगर आप उनको एग्ज़ाम से एग्जेम्पशन दे दें तो वो कोविड-19 की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें 1 साल के लिए काम करने के लिए डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे। 25,000 यंग मेडिकल स्पेशलिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 3,000 डॉक्टर्स जिनके पास फेलोशिप प्रोग्राम की ट्रेनिंग है, 2 से 3 साल का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, बड़ी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन्होंने काम किया है, 2 से 3 साल का ये इंटर्नशिप की है। तो डॉक्टर ध्रुवा चौधरी हैं, वो कहते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, उनका कहना यह है कि मोस्ट ऑफ दिस स्पेशलिस्ट्स विल बी डिलाइटेड टू वर्क इन कोविड हॉस्पिटल्स इन डिस्ट्रिक्ट्स प्रोवाइडेड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI अगर इनको इंटेंसिविस्ट्स के तौर पर अगर रिकॉग्निशन दे दें तो ये लोग, ये 3,000 डॉक्टर हम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप आंकड़ा कैलकुलेट करते जाइएगा। वी आर 25,000 तो 28,000 तक पहुँच गए। 1,200 जितने यंग मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने 3 साल की एक इंटर्नशिप की है इमरजेंसी रूम्स में, इन्होंने क्रिटिकली इल पेशेंट्स को ठीक किया है, और अगर इनको एक इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट का एक आप सर्टिफिकेट दे देंगे या फिर इनको रिकॉग्निशन दे देंगे तो इन लोगों को भी हम 1 साल के लिए कोविड-19 की फ़ाइट में ऐड कर सकते हैं। 1,700 जितने यंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 2 साल हार्ट हॉस्पिटल्स में काम किया है, कार्डियोलॉजी, कोरोनरी केयर यूनिट, ये सारी चीज़ों में ये एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राजेश राजन कहते हैं, जो चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनका कहना ये है कि अगर हम इनको डिप्लोमा डिग्री प्रोवाइड कर दें, MCI इसको प्रोवाइड कर दे, तो भी ये लोग जो हैं वो 1,700 जितने लोग को, यंग स्पेशलिस्ट को हम ऑन बोर्ड ला सकते हैं। 90,000 जितने हमारे इंडियन डॉक्टर्स जो रशिया और चाइना वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए थे और यहाँ पर वो इंडियन एग्ज़िट एग्ज़ाम जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। चलिए मान लेते हैं कि 90,000 नहीं, लेकिन इसमें से अगर 20,000 जितने ब्राइटेस्ट यंग डॉक्टर्स को हम ऑन बोर्ड ला सकें, उनको ये इंडियन एग्ज़िट एग्ज़ाम से एग्जम्पशन दिया जाए, तो हम ब्राइटेस्ट जो 20,000 हैं उनको ऑन बोर्ड ला सकते हैं। गुड नंबर ऑफ देम आर वर्किंग एज फिजिशियन असिस्टेंट्स इन क्रिटिकल केयर यूनिट अक्रॉस इंडिया। इनके पास भी अच्छा अनुभव है। 2 लाख जितने फाइनल ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, राइट, ये अपने फाइनल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसकी वेट करें, वेटिंग फॉर होम फॉर द फाइनल एग्ज़ाम की वेट कर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग जो है वो फिनिश हो चुकी है, तो इनको भी अगर एग्ज़ाम से एग्जेम्पशन दिया जाए और इनको 1 साल की अगर ये मदद करते हैं, कोविड हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो इनको अगर एक रिकॉग्निशन दिया जाए, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए फॉर एग्जांपल कि 1 साल उनका जब ख़त्म होगा तो उनको एग्ज़ाम से भी एग्जेम्पशन है और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो 2 लाख जितने नर्सिंग स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड हम ला सकते हैं। एक और पॉइंट है कि हमारे देश में जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रिजिडली रेगुलेटेड है। एक नर्स जिसके पास लेट्स से
10 से ज़्यादा 10-15 सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो नर्स ही रहते हैं। वो उनको उनका अपग्रेडेशन, अगर वो कुछ एग्ज़ाम्स देकर थोड़ा, लेट्स से आई एम नॉट सेइंग कि वो डॉक्टर डिक्लेयर हो जाएं, राइट, ये एक टेक्निकल चीज़ है जो एमसीआई को और इन एसोसिएशंस को तय करनी है। बट जस्ट एज ए लॉजिक कि अगर उनको कुछ ऐसी चीज़ें, राइट, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें उनका एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या है, राइट, तो उन सारी चीज़ों में उनको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। उनको ये अधिकार दिया जाए, उनको ये परमिशन दी जाए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेडिकल चीज़ें, जो जिसमें वो आप डायरेक्टली उनको कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है, यू नो, लाइक दैट। फिर यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल है कि एक ऐसा डॉक्टर, राइट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स जिन्होंने पोस्ट एमबीबीएस के बाद अगर 10 साल का भी अनुभव है, तो भी अगर उनके पास एमडी की डिग्री नहीं है, तो फिर उसको एक इंडिपेंडेंटली इज़ नॉट लीगली इज़ नॉट अलाउड टू एनेस्थाइज पेशेंट्स इंडिपेंडेंटली। उनको एमडी के साथ ही मिलकर काम करना पड़ता है, भले ही उनके पास 10 साल का अनुभव क्यों ना हो। तो ये जो कुछ ऐसी जो रिजिडिटी है, ये रिजिडिटी को हमें थोड़ी और ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करनी है। और अब हमें किस प्रकार की टीम चाहिए, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ्लोटिंग स्किल्ड वर्कफोर्स। फ्लोटिंग स्किल्ड वर्कफोर्स में ये है कि डॉक्टर्स और नर्सेस को आप जब चाहें, जिस एरिया में, लेट्स से कि एक स्टेट में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पर टीम भेज सकते हैं। एक सिटी में, एक स्टेट के अंदर अगर एक सिटी में ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आप टीम को भेज सकते हैं कि वो साथ में काम कर सके और कोविड-19 के खिलाफ फाइट कर सकें। तो एमसीआई अगर कुछ एग्जेम्पशंस दे दें, तो बहुत सारे ऐसे स्किल्ड लोग को हम ऑन बोर्ड ला सकते हैं। तो ये था आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही अलग आर्टिकल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, द लॉस्ट वॉइस ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी। 19th और 20th सेंचुरी में हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो ब्रिटिश राज के तहत बनाई गई थी, और उसका मेन लक्ष्य यही था कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको आप वेस्टर्न थॉट्स और जो ब्रिटिश एजुकेशन है वो जो चाहते हैं वो सिलेबस हमें पढ़ाया जाए, ताकि हम उनके लिए काम कर सकें। कुछ टाइम पहले जब एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी पुरानी जो यूनिवर्सिटीज़, या फिर एक ऐसा वक्त था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब खेतीबाड़ी से फिर प्रोडक्शन की तरफ हम आगे बढ़े, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का जब जन्म हुआ, तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के कोर्सेज जो हैं वो इस प्रकार के होने लगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में काम कर सकें, फैक्ट्री के लिए लायक बन जाएं। लेकिन आज क्या फैक्ट्री के लिए लायक बनना कोई एक लक्ष्य हो सकता है? आई एम नॉट सेइंग फैक्ट्री में काम करना गलत है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के यंगस्टर्स को सिर्फ फैक्ट्री में नहीं, उनको उससे और यू हैव टू ब्रेक द लिमिट्स, बाउंड्रीज के बाहर जाकर वो कुछ नई चीज़ों को सोचे, नए इनोवेशंस के बारे में सोच पाए। तो इस प्रकार की एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। एनीवे, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ लोग जो पास आउट हुए वो फिर सरकार के लिए, यानी कि उस टाइम की जो कॉलोनियल सरकार थी, ब्रिटिश राज के लिए काम करने लगे, और कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने की जो एक क्रांति चल रही थी, तो इस क्रांति का वो पार्ट बन गए। 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, फिर लिबरल एजुकेशन, फिर डीकोलोनाइजेशन, राइट, ये सारी चीज़ों के आइडियाज़ जो हैं वो काफ़ी प्रचलित हुए, और धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम भी चेंज होने लगे और नए गोल्स स्थापित होने लगे। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये सारी कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने जो हैं वो अपने सिलेबस जो हैं वो चेंज किया, क्योंकि अब हमारा फोकस जो था वो आज़ादी नहीं था, अब हमारा फोकस था राष्ट्र निर्माण, राइट, नेशन बिल्डिंग हमारा लक्ष्य बन गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और इस प्रकार की जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस बनाई गई, और इन इंस्टीट्यूशंस को स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने हिसाब से, आप बेस्ट हैं, आप सोचिए कि क्या कोर्स होना चाहिए, क्या चीज़ें आप पढ़ाना चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये इस प्रकार की स्वतंत्रता थी। उस टाइम पर फैकल्टी कमिटीज़ हुआ करती थी, कमिटीज़ ऑफ कोर्सेज, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, यूनिवर्सिटी सेनेट्स, एकेडमिक काउंसिल्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, शायद बहुत सारी ये कमिटीज़ आज भी जिंदा हैं।
लेकिन उस टाइम पर डिस्कशन होती थी, क्रिटिकल एनालिसिस होता था, पीयर रिव्यू होता था। अगर आप कोई चीज़ लेकर आते थे तो आप ही के फील्ड के कुछ दूसरे लोग या तो कोई पॉइंट्स ऐड करते थे या फिर लॉजिकली आपको काउंटर करते थे, ताकि आपको हराना या फिर आपका जीतना वो इम्पोर्टेंट नहीं था। सब्जेक्ट जो हैं, जो विषय हैं, वो और ज़्यादा रिफाइन हो, वो अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। तो इन लक्ष्यों के साथ यूनिवर्सिटीज़ फंक्शन कर रही थी। फिर पर्टिकुलरली पिछले 15 सालों की बात करें, 2005 से लेकर आज तक, तो धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आए। जैसे कि नेशनल नॉलेज कमीशन आया, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। फिर ये सारी जो एकेडमिक बॉडीज़ हैं, तो इनकी डिस्कशन को डिस्करेज किया गया कि आप ये सारी चीज़ें छोड़िए, हम सारी चीज़ें जो हैं वो कर लेंगे। ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन आ गया। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का मीन्स यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रकार से हथियार बन गया, एक एक्सटेंशन बन गया। और यही विचारधारा मैंने देखा है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में। पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वाइस चांसलर्स की भी पोस्टिंग जो है कई यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स की वजह से, वो किस पार्टी के समर्थक हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर, क्योंकि फिर आप स्टूडेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो भी होती रहती हैं। ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन हमारे देश का हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजीसी ग्रांट्स कमीशन का जब जन्म हुआ था तो सिर्फ पैसे देना ही उनका काम था। लेकिन जो आपको पैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप पेरेंट्स, मदर से या फिर फादर से, आपको जिन मदर या फिर फादर से जो भी पैसे मिलते हैं, तो वो सिर्फ पैसे नहीं मिलते, पैसों के साथ साथ आपको एक एडवाइस भी मिलती है कि ये मत करना, वो मत करना, एक प्रकार के आदेश भी शायद मिलते हों। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी यही किया, क्योंकि वो पैसे प्रोवाइड कर रही थी, तो उन्होंने तो आदेश और इंटरफेरेंस, जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें भी इंटरफेरेंस करने की शुरुआत कर दी सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। तो वो जो एक स्वतंत्रता थी, जो आज़ादी थी सोचने की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चली गई। ऑल ऑफ द सडन गवर्नमेंट के कठपुतली बन गई बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटी, और शायद इसी वजह से, स्वतंत्रता ना होने की वजह से ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप 100 में या फिर टॉप लिस्ट में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब मिस्टर ट्रंप ने जो ये एक कानून बनाने की बात बताई थी कि फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स को वापस चले जाना है, तो उस टाइम पर कैसे जो बड़ी इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT ने, फिर आई थिंक इट वाज स्टैनफोर्ड एज वेल, तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने तो केस भी फाइल कर दिया। क्या हमारे देश में ऐसा हो पाएगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले तो कोई यूनिवर्सिटी या फिर उनके VC जाकर केस करेंगे? नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो पाएगा। शायद हो जाए, बट ये बहुत ही रेयर होगा, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्रता है। वो अगर प्राइम मिनिस्टर को या फिर वहाँ के प्रेसिडेंट को इनवाइट करेंगे तो उनको भी टफ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ऐसा नहीं है, वहाँ पर घबराएंगे नहीं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं या फिर HRD मिनिस्टर विजिट के लिए आए हैं। और आपको हमारी यूनिवर्सिटीज़, खास करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपने देखा भी होगा कि जब ऊपर से NAC कमेटी आती हैं या फिर ऊपर से कोई मिनिस्टर एक्सेट्रा आते हैं, तो सारा तंत्र जो है वो दूसरे सारे कामों को छोड़कर सफाई में लग जाता है। ऑल ऑफ द सडन उनके पास एनर्जी आ जाती है। रेगुलर डेज पर वो हाई स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन नहीं करते, जब वो चले जाते हैं तो फिर से बैक टू नॉर्मल चीज़ें हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या रिसर्च और ऑटोनॉमी की एक्सपेक्टेशन रख पाएंगे? तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो R&D और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक स्वतंत्रता जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में ये बताया था कि पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज़ आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड एंड आर देयरफॉर एट द वेरी लीस्ट एंटाइटल्ड टू द सेम बेनिफिट्स गिवन टू SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में ये बताया कि जो हमारे दिव्यांग हैं वो भी पिछड़े हुए हैं सामाजिक तरीके से, और जो SC और ST कैंडिडेट्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, यही बेनिफिट्स एक दिव्यांग को भी मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को ग्रीन सिग्नल दिया है, इसको एक मान्यता दी है, और बताया है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में भी ये जो हमारे दिव्यांग हैं उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनको एक हैंड होल्डिंग डेफिनेटली मिलनी चाहिए। अगर हम कुछ आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें, एजुकेशनल इंडिकेटर्स के ऊपर, तो 2001 का जो सेंसस है वो बताता है कि इलिटरेसी सबसे ज़्यादा अगर किसी में है तो वो है दिव्यांगों में। उसके पीछे रीज़न क्या है पता है आपको? ऐसा नहीं है कि दिव्यांग कैपेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप पूछिए किसी दिव्यांग को, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं तो फिर वो किसी एक जो कोई भी वो एक नॉर्मल जो एक कंपटीशन है,
जो एक रेगुलर कंपटीशन है उसमें वो अच्छी तरीके से कॉम्पीट कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं दिव्यांग बच्चे वो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि बस में आना जाना, बस इसकी डिज़ाइन किस प्रकार की है, बसेस की डिज़ाइन उन लोगों के लिए है जो सो कॉल्ड नॉर्मल है, राइट। यहाँ पर मैं नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल करके किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो दिव्यांग है, अगर किसी को पैर में तकलीफ है तो फिर बसेस की डिज़ाइन, अगर कोई देख नहीं सकता तो बसेस में चढ़ना उतरना जो है वो इजी हो जाए, वो बस स्टॉप तक कैसे पहुँचे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, अगर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम सोचें तो हम इनको एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जो है वो हम दे सकते हैं। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो फिर स्कूल और कॉलेजेस में नहीं जा पाते और फिर उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फिर जब आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर दिस इज़ अ रियलिटी कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो फिर वो कभी आपका अपमान भी कर लेगा तो भी आपको सहना पड़ेगा, एंड दैट विल किल यू मेंटली। आपकी जो एक आत्मा है उसका घुटन होने लगेगा, फिर आप दुखी होने, और फिर जो होप है वो चला जाएगा, एंड देन होप गया तो सारी बातें चली गई, एवरीथिंग इज़ गॉन। लाइफ होने के बावजूद भी अगर आशा, जो होप है वो नहीं है तो फिर उसका जो एक स्वाद है वो चला जाता है, इज़न्ट इट। तो ये सिचुएशन है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको सपोर्ट मिले, और 2016 का जो लॉ है तो उसमें ये कोटा जो है ये 3% से इंक्रीज़ करके 5% कर दिया, और प्राइवेट सेक्टर में अगर उनको हायर किया जाता है तो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये इनको इम्प्लीमेंट करना जल्द से जल्द जो है वो आवश्यक है। फिर डियर फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ डेल्यूज की बात करें तो ये आसाम के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, ब्रह्मपुत्र के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। कुछ दिनों पहले की बात है जब ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने बात की थी, और उस टाइम पर मैंने बताया था कि 4 देश, राइट, भूटान से भी 1-2 नदियाँ जो हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी में पानी ऐड करती हैं। तो भूटान, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, ये चारों देशों को मिलकर ये जो फ्लडिंग हो रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए काम करना चाहिए। आज हम फिर से इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ये एक बहुत बड़ा विषय है। 65 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 35 लाख जितने लोग जो हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट हैं आसाम के, तो 26 आसाम के डिस्ट्रिक्ट के 35 लाख जितने लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। 90% जितना काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो अभी पानी के अंदर है या फिर सबमर्ज हो चुका है। इकोलॉजिस्ट का कहना यह है कि ये जो फ्लड का पानी है, तो ये फ्लड का पानी यहाँ की जो एलुवियल यहाँ का जो एरिया है, जो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छी मिट्टी है, खेती बाड़ी के लिए जो अच्छी मिट्टी है, तो इसको रीजुविनेट करती है, इसको एक नई फर्टिलिटी इसमें ऐड हो जाती है इस फ्लड की वजह से। इट्स ओके, दैट्स फाइन, ये कुछ नेचुरल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन पिछले 60 ईयर्स से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला। जो सॉल्यूशन निकाला वो निकाला एम्बैंकमेंट। अब 1950s के टाइम पर इस एम्बैंकमेंट को अडॉप्ट किया गया था, फिर इसको चूज़ किया गया इस ऑप्शन को। लेकिन उस टाइम पर ना तो हमारे पास हाइड्रोलॉजी, ना तो ब्रह्मपुत्र रिवर और इसके साथ जुड़ी हुई इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे पास आज है, राइट। उस टाइम पर हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो रिवर जो है इसमें क्या होता है कि ये जिस प्रकार की ये नदी है, जिस प्रकार के एरिया में से निकलती हैं, तो थोड़े थोड़े टाइम में अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लेती हैं, क्योंकि बहुत सारा सिल्ट और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर डिपॉजिट हो जाती है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, तो पानी फिर नया रास्ता ढूंढेगा। तो एम्बैंकमेंट जो है इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। फिर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी की टोपोग्राफी ही ऐसी एक बाउल की तरह है, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो सारा पानी जो है वो यहाँ पर आ जाता है, और आजू बाजू का जो पहाड़ी एरिया है वहाँ से पानी यहाँ पर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेघालय है, तो मेघालय की जो नदी है उसमें जब पानी आता है तो ये पानी गुवाहाटी तक पहुँच जाता है। तो ये 4 जो देश के बारे में बात की, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे स्टेट्स को भी हमें ऑन बोर्ड, इंटर कंट्री की बात करें मीन्स, तो ये सारे देश, और इंट्रा कंट्री यानी कि हमारे देश में ही ये फ्लडिंग का सॉल्यूशन निकालना है आसाम के लिए, तो आपको जो स्टेट्स हैं जिसकी नदियाँ यहाँ पर पानी ऐड करती है, तो उनके साथ भी मिलकर वाटर मैनेजमेंट की या फिर फ्लड मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी होगी। फिर एक मिशन फ्लड कंट्रोल गुवाहाटी है, तो उसमें भी बताया गया है कि अनप्लान्ड एक्सपेंशन जो हुआ है गुवाहाटी और कुछ शहरों का, इसकी वजह से बार बार ये फ्लड्स हमें देखने को मिलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एक यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सेशन को आज प्रधानमंत्री साहब एड्रेस करेंगे, और इस साल की थीम देखिए, मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी वांट एट द 75th
एनिवर्सरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर आज डिस्कशन होने वाली है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, और जिस प्रकार से कोविड-19 की वजह से जो बदलाव हमें देखने को मिले हैं, तो यूएन के ऊपर से आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बाकी के पॉइंट्स होपफुली कल या फिर परसों जब इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएंगे तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोविड-19 के बारे में बात करें तो हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक ऑफ एम्स दिल्ली, और ये एक बहुत बड़ा 300 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ ये पूरा एक ओपीडी, ये हमारे देश का लार्जेस्ट ओपीडी होगा हमारे देश का। और ओपीडी ब्लॉक जो है इसमें स्मार्ट लैब हैं, जिसकी कीमत है कुछ 15 करोड़ रुपए, और इट हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ एक्सपांशन ऑफ 2 लाख टेस्ट्स पर डे, हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 10,000 पेशेंट्स पर डे। फिर कुछ आंकड़े कोविड-19 के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि 63.25% रिकवरी पहुंच गई है, और आज हमारे देश में 6 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। वंदे भारत मिशन जो चल रहा है, तो अराउंड 120 न्यू फ्लाइट्स 15 से 31 जुलाई को फ्लाई करेगी, और 15 जुलाई तक 6 लाख लगभग 7 लाख जितने लोगों को हम वापस हमारे देश में ला चुके हैं। राजनाथ सिंह साहब आज लद्दाख की यात्रा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यात्रा पर जाएंगे, और ये जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसके बाद पहली बार डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि साउथ चाइना सी जो है वो ग्लोबल कॉमन्स है, यानी कि ये किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी रहे, ये भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनक्लोज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर एक देश को फॉलो करना चाहिए। कुलभूषण जाधव को मिलने के लिए एक टीम जाएगी, और एक डैम है जिसका नाम मैं चाहता हूँ आप याद रखें, ये कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, तो इस जगह पर एक डैम बनाने की बात चल रही है। इसका नाम है दियामर बाशा डैम, और भारत ने इस डैम के कंस्ट्रक्शन का विरोध किया है। इंडिया और चाइना के बीच में आज डिस्कशन होगी, और नेशनल कमीशन ऑफ विमेन जो हैं उन्होंने एक पुलिस ब्रूटालिटी, एक मध्य प्रदेश का जो गुना एरिया है, तो वहाँ पर एक रेवेन्यू ऑफिसर ने वहाँ पर एक जो मज़दूर हैं फार्मर कपल जो हैं, तो उनको असॉल्ट किया, उनके क्रॉप को बर्बाद करने की कोशिश की, और ख़बर ये आ रही है कि उस फार्मर कपल ने पेस्टिसाइड कंज्यूम कर लिया। उन्होंने आत्महत्या करने की, जहाँ तक मुझे पता है, कोशिश की है। उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। आई थिंक नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया बट इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट पेज के ऊपर उनकी तस्वीर भी है, शायद उनकी ही तस्वीर है। मैंने ऊपर से देखा था, मैंने एडिटोरियल्स और वो सारे पेजेस ज़्यादा देखे थे इंडियन एक्सप्रेस के, बाकी की न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो अलग अलग सोर्सेस से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। The government today launched implementation guidelines for Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. इसके लिए 15,000 करोड़ रुपीज़ फंड दिया गया है AHIDF के लिए, और आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज के तहत इसको डिक्लेयर किया गया था। ये फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग मिनिस्टर जो हैं गिरिराज सिंह, तो उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटिंग सेवरल स्कीम्स फॉर incentivizing the investment made by dairy cooperative sector for development of dairy infrastructure. और लास्ट हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2019 रिपोर्ट। इंडिया जो है वो टॉप 10th नेशन में आया है इसमें, तो दैट्स ए गुड थिंग फॉर अस, एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।